प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कुछ पैकेज मैनेजर देखे थे। अगर आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो आप किस वेरिएशन पे काम कर रहे हैं, किस डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रहे हैं। हर डिस्ट्रीब्यूशन का अपना खुद का एक पैकेज मैनेजर होता है। जैसे मोस्टली अभी तक मैंने जितने भी आपको डेवऑप्स से रिलेटेड क्लासेस बताई हैं उसके अंदर मैंने उबंटू यूज किया है। तो उबंटू के अंदर आपने देखा होगा कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने के लिए आप एपीटी का यूज कर रहे हैं। ठीक है। इस टाइप के हमारे पास पैकेज मैनेजर्स होते हैं। यहाँ पर हम उबंटू की बात करें, उबंटू के अंदर कौन सा पैकेज मैनेजर होता है? एपीटी। और इसके अंदर जो डिफॉल्ट शेल होता है वो बॉर्न अगेन शेल होता है। ठीक है ना। शेल मतलब वो जो ब्लैक टर्मिनल होता है उसे शेल बोला जाता है। ठीक है ना। तो अलग अलग टाइप के शेल होते हैं लाइनक्स के अंदर। तो उबंटू के अंदर जो डिफॉल्ट शेल होता है वो आपका बैश होता है, BASH, जिसे बोला जाता है बॉर्न अगेन शेल। ठीक है ना। और उसकी शेल कमांड ये बिन बैश होती है, ये अभी काम में आएगी। जैसे ही हम कंटेनर के अंदर एंटर करते हैं तो ये हमें शेल शेल हमें प्रोवाइड करना होता है। ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इफ वी हैव उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, which package manager we use? apt. which shall we use? we use born again shell, और उसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या बोलेंगे? बैश टर्मिनल। ठीक है ना। ये है। ठीक है। लाइनेक्स की हिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए। लाइनेक्स टोरावर्ल्ड 1991, ये पर्सन था जिसने लाइनेक्स का कर्नल डेवलप किया था। ठीक है। और हम वन बाय वन अब चेक करेंगे। तो हम टर्मिनल ओपन करते हैं और हमें लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना है। मैं पैकेज मैनेजर के बारे में बात कर लूँ। पैकेज मैनेजर्स जो हमने देखे हैं वो अलग अलग टाइप के पैकेज मैनेजर देखे हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप डेवलपर हैं, आप फ्रंट एंड इंजीनियर हैं, आप बैक एंड इंजीनियर हैं, तो मोस्टली आप किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आपने काम किया होगा। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना खुद का भी पैकेज मैनेजर होता है। जैसे कि मैं आपको बात करूं, सो यहाँ पर पैकेज मैनेजर्स, मैंने एक शीट बना रखी है जहां पर पैकेज मैनेजर्स, जहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पैकेज मैनेजर्स कौन से होते हैं। ठीक है ना। दो टाइप के पैकेज मैनेजर होते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के पैकेज मैनेजर और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पैकेज मैनेजर। तो अभी हम बात कर लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पैकेज मैनेजर की। तो आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हैं? आप नोड.जेएस से आ रहे हो। तो नोड.जेएस के अंदर आपने यूज किया है, यस, वेब फ्रेमवर्क्स के है। इसमें एक शीट आपको ये मिलेगी पर्टिकुलर, ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैकेज मैनेजर। अगर आप नोड.जेएस पर आपने काम किया है तो कौन सा पैकेज मैनेजर आपने यूज किया है? npm, yarn, pnp। अगर आप पाइथन पे काम करते हैं तो उसमें पैकेज मैनेजर कौन सा होता है? पिप। रूबी पर जेम, पीएचपी पे काम किया है तो कंपोजर, जावा पे काम किया है तो ग्रेडल नाम की एक फाइल बनती है ना। उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है। और आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूबरनेटिस। तो क्यूबरनेटिस के अंदर भी, क्यूबरनेटिस का भी अपना पैकेज मैनेजर होता है जिसे हम हेल्म बोलते हैं, हेल्प। ठीक है ना। हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है। आप नोड.जेएस बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपने किस पैकेज मैनेजर पे काम किया है? मोस्टली यू हैव वर्कड ऑन npm। नाउ इन फ्यूचर व्हेन वंस वी कंप्लीट डॉकर वी विल लर्न क्यूबरनेटिस, और क्यूबरनेटिस के अंदर भी अपना खुद का पैकेज मैनेजर होता है, उसे हम हेल्म बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर आप देखिए कुछ पैकेज मैनेजर किसके होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो उबंटू के अंदर पैकेज मैनेजर कौन सा यूज होता है? एपीटी। और स्नैप भी यूज होता है। ठीक है ना। मैं आपको ये दोनों यूज करके बताऊंगा। अभी सबसे पहला काम है, आई वांट टू वर्क ऑन अ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 103 नंबर की शीट है। ठीक है। आई वांट टू वर्क ऑन अ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आई विल यूज WSL, विंडोज सबसिस्टम लाइनेक्स में यूज करूंगा आपके सामने WSL डैश यू। ठीक है ना। और आपको अगर इसका लिस्ट चेक करना है कि अभी तक आपने WSL कौन कौन से इंस्टॉल कर रखे हैं, ये कर रखे हैं। अभी करंटली WSL कौन सा है एक्टिव? 1224।
तो मुझे WSL डैश डी, डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेरे पास कितने डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी 4 है। 4 में से आपको किस में लॉगिन करना है, इसमें लॉगिन करना है, तो इसका नाम कॉपी कर लेना, पेस्ट करना, और डैश यू और डैश यू टू फॉर यूजर नेम, ठीक है ना। जैसे ही मैंने लॉगिन करूंगा, मैं उबंटू के अंदर लॉगिन कर जाऊंगा। मैं सी प्रॉम्प्ट छोड़ के कहाँ आ जाऊंगा, शेल के अंदर आ जाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं अभी आ चुका हूँ किसके अंदर, आई एम इनसाइड लाइनेक्स। एग्जिट किया, आई एम इनसाइड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। सो इफ यू गो इनसाइड शेल, किसी अगर लाइनेक्स इन्वायरमेंट के अंदर आ गए, तो राइट नाउ यू आर वर्किंग इनसाइड लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, etc/डैश OS डैश रिलीज। इस कमांड से मैंने आपको वर्जन बना के वर्जन चेक करना बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन चेक करना, ठीक है। सो ये वर्जन हमने चेक किया था। अब मैं 103 वाली शीट पर जाता हूँ और हम पैकेज मैनेजर की हम देख लेते हैं। सो हमारे पास अपना खुद के पैकेज मैनेजर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा यहाँ पर देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, उबंटू। अगर उबंटू के अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, पैकेज मैनेजर की, पैकेज मैनेजर की जरूरत पड़ेगी। तो उबंटू के अंदर कौन कौन से पैकेज मैनेजर अवेलेबल हैं, एपीटी है और स्नैप है, ठीक है ना, एपीटी और स्नैप। तो यहाँ पर मैं कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके बताता हूँ। सबसे पहले तो ये चेक कर लो मैं कौन हूँ, मैं रूट हूँ, क्योंकि एट द रेट से पहले जो कुछ भी लिखा होगा वो आपका क्या होगा, उस लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर नेम। सो अगर हु एम आई किया मैंने तो रूट आ रहा है, मतलब मैंने किससे लॉगिन किया है सिस्टम में, रूट से लॉगिन किया है। फिर आप अपनी वर्किंग डायरेक्टरी चेक कर लो, फिर आपको अपने घर जाना है, you want to go to your home directory. Now you want to install something in your Linux operating system. I want to install a zip software, है ना। so zip install करने के लिए मुझे क्या करना है, apt install। so apt install, जैसे Node.js के अंदर npm install कमांड चलाते हो, सेम यहाँ पर आप apt install और यहाँ पर मैंने zip किया, ठीक है ना, तो डैश वाई, ठीक है ना। ये वाई से, अगर ये वाई नहीं दूंगा तो मुझसे पूछेगा, यस नो पूछेगा। ये देखो यहाँ पूछ लिया इसने, अगर उसी समय वाई दे देता तो यहाँ पर ये पूछता नहीं मुझसे, ठीक है ना। सो ये देखना आप, डैश वाई से क्या हुआ, ये ऑटोमेटिकली वाई सप्लाई हो जाएगा और ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। सो मैंने जिप नाम का एक यूटिलिटी इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है ना। ये जिप जो है, पता है जिप क्या होता है ना, व्हाट इज जिप, इट इज अ कंप्रेशन यूटिलिटी। अगर आपके पास बहुत सारी फाइलें हैं, उसका 100 MB है और 100 MB को कंप्रेस करके मुझे 1 MB में करना है, तो भाई मैं क्या यूज करूंगा, कोई ना कोई कंप्रेशन यूटिलिटी यूज करूंगा। एंड जिप इज अ कंप्रेशन यूटिलिटी, पता होना चाहिए आप लोगों को, ये बच्चों वाली चीजें हैं। So zip is a compression utility and it is a third party software. If I want to install in a Linux, I will use apt, ठीक है। अब उसी प्रकार से अनजिप भी होता है, अनजिप भी एक यूटिलिटी है। अब लाइनेक्स के अंदर हर चीजें अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती है। सो अनजिप डैश डैश वर्जन किया तो शायद मुझे मिल गया, साथ में मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैं ट्री कमांड चेक करूं, देखो ट्री कमांड मेरे WSL में अवेलेबल है कि नहीं है, नहीं है। तो ये यहाँ पर ये सजेस्ट कर रहा है कि आप ट्री को इंस्टॉल कर लो, मगर इंस्टॉल करने के लिए क्या सजेस्ट कर रहा है, कौन सा पैकेज मैनेजर सजेस्ट कर रहा है मेरे को, स्नैप सजेस्ट कर रहा है, एपीटी सजेस्ट नहीं कर रहा है। तो एपीटी थोड़ा हो गया है पुराने जमाने का, पहले के टाइम में लाइनेक्स में जनरली एपीटी यूज करते थे, मगर एपीटी का भी एडवांस पैकेज मैनेजर आ गया, दैट इज स्नैप, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए उबंटू के अंदर एपीटी पैकेज मैनेजर भी यूज कर सकते हैं, स्नैप भी यूज कर सकते हैं, क्या डिफरेंस है। APT is the old package manager and Snap is a new package manager. So if you want to install tree command, I can also install with APT की जगह snap लिख दो। So let's use snap install tree command। So देखो ये भी इंस्टॉल ही करेगा आपके सिस्टम में।
और कोई भी कमांड इंस्टॉल करिए कि नहीं करिए उसके दो तरीके हैं, या तो वर्जन चेक कर लो या उस कमांड डैश डैश हेल्प, ठीक है ना, तो हमें वो मिल जाएगा। क्या ट्री कमांड को एपीटी के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ सजेस्ट कर रहा है कि स्नैप से कर लो, मगर आप इसकी जगह, स्नैप की जगह क्या लिख सकते हैं, एपीटी भी लिख सकते हैं। एपीटी इंस्टॉल ट्री करके भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ये हो गया। अब यहां से मैं ट्री डैश डैश वर्जन, अब ये ट्री डैश डैश वर्जन नहीं बता रहा है, तो शायद डैश डैश हेल्प कर ले। नहीं, हाँ एरर आ रही है, वही मैं चेक कर रहा हूँ। ट्री अच्छा इंस्टॉल नहीं हुआ था। सो लेट्स इंस्टॉल विथ एपीटी इंस्टॉल एंड विच कमांड, ट्री कमांड। और बिकॉज यू आर अ रूट यूजर, यू डोंट हैव टू सप्लाई sudo इन फ्रंट ऑफ एवरी कमांड, है ना। जनरली अगर आप रूट यूजर नहीं है तो आपको sudo लिखना पड़ेगा हर कमांड के आगे। जैसे मैंने अभी किससे लॉगिन किया, रूट से किया, तो मुझे हर कमांड के आगे sudo लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं रूट यूजर हूं, मुझे सारी परमिशंस हैं, तो मुझे sudo लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर आप देखिएगा, अब ये कुछ दिक्कत आ गई। जनरली ऐसी दिक्कत आपको भी आएगी, तो आपको क्या करना है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करना है, ठीक है ना। सो अपडेट कैसे करोगे, एपीटी इंस्टॉल, एपीटी इंस्टॉल अपडेट, और एंड लगा दिया, जिससे कि दो कमांडों को एक साथ आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड एपीटी इंस्टॉल अपग्रेड डैश वाई, ठीक है ना। सो ये इस कमांड से मैं अपने एपीटी को अपडेट कर लेता हूँ, अनेबल टू अपडेट एपीटी इंस्टॉल अपडेट और अपग्रेड कर लेता हूँ, ठीक है। ये अपग्रेड नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम देखेंगे। बेसिकली आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करना होगा, तो इन कमांड से ये अपग्रेड हो जाता है। अब या तो इन्वेस्टिगेट करते हैं एक पर्टिकुलर क्या इशू आ रहा है, अनेबल टू अपग्रेड, है ना। आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, अनेबल टू अपग्रेड, अनेबल टू अपडेट एंड अपग्रेड। और मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मुझे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी दे दो, ओएस डैश, क्योंकि अगर आप एआई टूल से हेल्प भी ले रहे हो, तो एआई को थोड़ी मालूम है क्या कि आपका ओएस कौन सा है। तो आप एक बार प्रॉम्प्ट से आप दे दीजिए कि भाई मेरा ये ओएस है और मैं इसको क्या नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। सो यस, सो दिक्कत ये है कि एपीटी इंस्टॉल नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट क्या लिखना है, अपग्रेड लिखना है। सो एपीटी अपग्रेड, आप एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड डैश वाई, ठीक है ना। तो एक सिंगल लाइन से मैं कितनी कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, दो कमांड एग्जीक्यूट, एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड। दिस इज द कमांड बाय विच यू कैन अपग्रेड एंड अपडेट योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। जैसे आप अपने विंडोज सिस्टम पे काम करते हो, हर 10-15 दिन में कुछ ना कुछ विंडोज के अपडेट आते हैं कि नहीं आते, और उन अपडेट्स को आप इंस्टॉल करते हैं ताकि आपका सिस्टम रिलायबल हो, एफिशिएंट हो, सिक्योर हो। तो उसी तरीके से लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी फ्रीक्वेंटली क्या होते रहते हैं, अपडेट्स आते रहते हैं, तो उन अपडेट्स को आपको करना पड़ेगा। तो ये आप देखो, अब ये होने लग गया, ठीक है ना। तो कमांड, ठीक है ना, ये दोनों कमांड मैंने आपको बता दी है, एपीटी अपडेट, ठीक है, क्या है एपीटी अपडेट, और अगली कमांड क्या है, एपीटी अपग्रेड,
तो आप सभी को क्या करना है, ये अपग्रेड करना है। और इन दोनों कमांड को एक साथ लिखने के लिए भी आप लिख सकते हैं, apt अपडेट एंड apt अपग्रेड डैश y, ठीक है ना। इन दोनों को कमांड्स को एक साथ भी लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्परसेंड, ठीक है ना। दो कमांडों को एक साथ ग्रुप करके भी आप लिख सकते हैं। ये सारा हो गया, तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम सक्सेसफुली अपडेट भी हो गया है और अपग्रेड भी हो गया। अब मैं किसी भी कमांड को इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो चलिए यहाँ ट्राई करते हैं apt इंस्टॉल ट्री कमांड। लास्ट टाइम ट्री कमांड चल नहीं रही थी, इंस्टॉल नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड नहीं था। कई बार ओएस अपडेटेड नहीं होता है तो आप कमांड इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। कोई भी नई कमांड, आप कोई भी नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में वो बीच में ही फेल हो जाता है। अब देखो ये अब पूरा ले लिया इसने, ले लिया ना इसने। और पहले अभी 2 मिनट पहले क्या हो रहा था, फेल हो रहा था। व्हाई इट वाज फेलिंग? बिकॉज ओएस वाज नॉट अपडेटेड, ठीक है ना। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड नहीं था, इसलिए हमारी कमांड फेल हो रही थी। अब यहाँ पर देखो ट्री कमांड आ गई, आ गई ना। अब ट्री कमांड आ गई तो ट्री डैश डैश वर्जन कर लो, तो वर्जन आ गया। किसी कोई भी कमांड आपके सिस्टम में इंस्टॉल है कि नहीं है वो पता करने के लिए दो चीजें कर सकते हो, वर्जन पता कर लो या डैश डैश हेल्प, ठीक है ना। तो वर्जन से आपको उस कमांड का वर्जन पता चल जाएगा और डैश डैश हेल्प से उस कमांड पे होने वाले, एक्सेप्ट होने वाले कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स की फुल डिटेल मिल जाएगी, ठीक है ना। और ट्री करके अगर आप इंटर करोगे तो कुछ ना कुछ लिखा हुआ आएगा। अगर ऐसी कमांड है जैसे एबीसी नाम की, मैंने कुछ किया और इंटर किया तो वो बता देगा कमांड नॉट फाउंड, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से जैसे जिप करूं तो जिप इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम में, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो। सो स्नैप स्नैप और स्नैप कमांड से भी आपको अपने पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। स्नैप यहाँ से मैं पता कर लेता हूँ some basic tools to install in Linux, ठीक है ना। Linux के अंदर कुछ अगर मुझे बेसिक टूल इंस्टॉल करने हैं तो वो टूल्स कौन कौन से होते हैं? यस, नैनो इज एन एडिटर, ठीक है ना। पहले तो मैं नैनो को चेक कर लेता हूँ, नैनो डैश डैश वर्जन, नैनो है मेरे सिस्टम में तो मैं क्यों इंस्टॉल करूँ। और देख लेते हैं जिप टार wget, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ wget है कि नहीं है। wget डैश डैश वर्जन, wget भी है अवेलेबल, ठीक है ना। और जी एडिट करके मैं इंस्टॉल करता हूँ, एक मिनट, जी एडिट, ठीक है। जी एडिट नहीं है, जैसे नैनो है उसी प्रकार से हमारे पास एक जी एडिट सॉफ्टवेयर भी होता है। तो स्नैप इंस्टॉल जी एडिट डैश वाई, ठीक है। जी एडिट apt इंस्टॉल जी एडिट, देखो, ठीक है ना। जी एडिट इंस्टॉल कर रहा है। तो कई बार apt से इंस्टॉल होंगी कमांड्स, कई बार स्नैप से हो जाएंगी। पर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज स्नैप, व्हाट इज स्नैप इन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। Snap is a package manager. What is apt in Linux? It is a package manager. What is the full form of apt? भाई ये सारी चीजें आपको अब कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। एडवांस पैकेज टूल, एपीटी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है ना। सो ये आप इस शीट के अंदर आप देख सकते हो, मल्टीपल जगह पर मैंने लिख रखे हैं इसके बारे में। ठीक है। अब पर्टिकुलर अब हम बात करते हैं डॉकर की। सो डॉकर क्या है? बेसिकली डॉकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमें आइसोलेटेड लाइनेक्स एनवायरनमेंट देता है, ठीक है। लाइनेक्स पे काम करना है तो आप कैसे काम कर सकते हो? WSL से कर सकते हो, रियल सर्वर बाय करके वहां पर आप एंटर करके कर सकते हो। आपके पास रियल सर्वर नहीं है, आपके पास WSL भी नहीं है, तो आप क्या इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में? डॉकर इंस्टॉल कर सकते हो। और डॉकर की मदद से आपको अल्टीमेटली क्या मिल जाएंगे? कुछ कंटेनर्स, एंड दैट कंटेनर विल एक्ट एज अ रियल ऑपरेटिंग सिस्टम।
फॉर एग्जाम्पल आपको लाइनेक्स के फेडोरा पे काम करना है, सो आप लाइनेक्स की फेडोरा की इमेज डॉकर से बना के उस इमेज से फाइनली कौन सा कंटेनर लॉन्च कर सकते हो, फेडोरा का। अगर आपको उबंटू पे काम करना है तो उबंटू की इमेज से आप कौन सा कंटेनर लॉन्च कर सकते हो, उबंटू का कंटेनर लॉन्च कर सकते हो। सो व्हाट इज डॉकर? डॉकर इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर विच अलाउ अस आइसोलेटेड एनवायरमेंट ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? डॉकर एक आइसोलेटेड एनवायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ये आइसोलेटेड का मतलब होता है, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? पैक्ड। जैसे इस ऑफिस के अंदर ये मैं गेट वेट लगा दूं तो आप क्या हो गए? आइसोलेट हो गए। आइसोलेट का मतलब ना तो बाहर वाला अंदर आ सकता है ना अंदर वाला बाहर आ सकता है। इसी तरीके से इन कंटेनर्स को देखो, ये कंटेनर्स, ये डॉकर कंटेनर, कंटेनर कहां से आया? कंटेनर जो टर्म है, कंटेनर टर्म कहां सुनने को मिलता है अपने को? इंपोर्ट एक्सपोर्ट शिप में, समुद्री जहाज पर। यहां पर आप सिर्फ इतना गूगल पे लिखना शिप कंटेनर्स और इमेजेस पे जाना, और डॉकर की रियल इमेज ही यही है। आप डॉकर की जो रियल इमेज देखोगे ना, यही हो। समुद्र देखा है आपने? देख लेना गूगल पे, यूट्यूब पे। समुद्र के अंदर ऐसे शिप्स होते हैं। इन शिप्स के अंदर ये नीले पीले डब्बे दिखाई दे रहे हैं ना, दीज आर कॉल्ड कंटेनर्स। और डॉकर का जो पूरा आर्किटेक्चर है ना, इन्हीं कंटेनर बेस्ड है। और पूरा उसका आर्किटेक्चर इसी इसी एक इमेज से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। सो डॉकर, डॉकर के थ्रू क्या होता है बेसिकली, इस ओरिजिनल शिप से क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लेंगे तो आप डॉकर को भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ओरिजिनल शिप से क्या होता है कि हम किसी भी आइटम्स को एक जगह से दूसरी जगह से तक आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है ना। और उस शिप पर मल्टीपल, वी हैव मल्टीपल कंटेनर्स। उसी प्रकार से रियल सिनेरियो में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल में, आपके पास ये कंटेनर्स हैं और इन कंटेनर्स के अंदर आपकी एप्लीकेशन लोड है, आपकी एप्लीकेशन लोड है, चाहे वो नेक्स्ट.जेएस की हो, जावा की हो। एंड देन उस एप्लीकेशन को आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना चाहते हो। ठीक है ना, तो वो आप आसानी से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर आपका एक सर्वर है और वो एप्लीकेशन इंडिया के अंदर चल रही है कंटेनर के थ्रू, और उस एप्लीकेशन को आपको माइग्रेट करना है यूएसए में, यूएसए के सर्वर पर माइग्रेट करना है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन अगर कंटेनर से चल रही है तो 2 सेकंड लगेंगे उसको माइग्रेट होने में। कितने सेकंड लगेंगे? 2 सेकंड में आप किसी भी दूसरे सर्वर पर, दूसरी कंट्री के सर्वर में 2 सेकंड में आप माइग्रेट कर सकते हो। अगर आप डॉकर कंटेनर यूज नहीं कर रहे हो तो वो माइग्रेशन का प्रोसेस शायद 2 घंटे में हो, शायद आपको 5 घंटे लग जाए, शायद आपको 24 आवर्स लग जाए उस पूरे सॉफ्टवेयर को माइग्रेट करने में। माइग्रेट तो वैसे भी हो ही जाएगा, बट इट विल टेक टाइम। So one of the biggest advantage of Docker is that you can easily ship softwares from one data center to another data center. अगर आपके सॉफ्टवेयर किसके अंदर चल रहे हैं? डॉकर के अंदर चल रहे हैं, तो माइग्रेशन एक सबसे बड़ा एडवांटेज आपके लिए हो जाएगा। माइग्रेशन आपके लिए सबसे ज्यादा इजी हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? माइग्रेशन का मतलब एक डेटा सेंटर से दूसरे डेटा सेंटर में एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना, लॉन्च करना। ये इंडिया के सर्वर पे तो चल ही रहा है और वही एप्लीकेशन मुझे यूएसए के सर्वर पे चलानी है, वही एप्लीकेशन मुझे जर्मनी के सर्वर पे चलानी है। तो देन क्या होगा? अगर वो मेरे डॉकर के अंदर अगर मेरी एप्लीकेशन चल रही होगी तो मेरे लिए 2 सेकंड का काम है वो किसी भी कंट्री के किसी भी डेटा सेंटर पे डिप्लॉय करने का। और अगर वो मैं कंटेनर के थ्रू नहीं चलाऊंगा तो मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं इम्पॉसिबल तो नहीं है, लगेंगे 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 5 दिन लगेंगे, मगर एप्लीकेशन में डिप्लॉय कर दूंगा। तो माइग्रेशन प्रोसेस विल बी वेरी टीडियस इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन डॉकर। समझ में आ रहा है? सो रियल वर्ल्ड में इन कंटेनर्स के अंदर कुछ आइटम्स होते हैं, डॉकर वर्ल्ड में ये जो कंटेनर्स होते हैं इनके अंदर आइटम्स होते हैं कि आपके आपके एप्लीकेशंस होती हैं। आपकी एप्लीकेशन, काय की एप्लीकेशन? नेक्स्ट.जेएस की। काय की एप्लीकेशन? रिएक्ट की। काय की एप्लीकेशन? हो सकता है डाटाबेस हो सकता है जावा की एप्लीकेशन हो। कोई भी एप्लीकेशन है उनको हम रखेंगे कहां पर? इन कंटेनर्स के अंदर। रियल वर्ल्ड में इन कंटेनर्स के अंदर होंगे जूते, कपड़े, खिलौने, कुछ बैटरीज, चाइना से हर चीज आ रही है। ठीक है ना। तो इन कंटेनर्स में कुछ भी आ सकता है रियल वर्ल्ड में।
मगर जब हम डॉकर वर्ल्ड में बात करते हैं, जब हम डॉकर से रिलेट करते हैं, दीज कंटेनर्स आर सम आइसोलेटेड कंटेनर्स। आइसोलेटेड कंटेनर मतलब भाई पैक होते हैं, ये खुले हुए नहीं रहते हैं। ये सारे कंटेनर चारों दिशाओं से वो डब्बे जैसे होते हैं, पता है आपको, चारों तरफ से पैक होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड आइसोलेटेड। और ये आइसोलेटेड इन्वायरमेंट, यहाँ पर आप अगर देखेंगे ना, आपकी एप्लीकेशन, आपकी मान लीजिए, अज्यूम कीजिए कि आपकी कोई एप्लीकेशन है जिसको चलने के लिए कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए, उबंटू। आपकी एक और एप्लीकेशन, विजय ने ऐसी एप्लीकेशन बना दी जिसको चलने के लिए कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए, फेडोरा। आपने, निधि ने कोई ऐसी एप्लीकेशन बना दी जिसको चलने के लिए काली लाइनेक्स चाहिए। उन्होंने कुछ और बना दिया, उनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट अलग है। तो लाइक एप्लीकेशन के लिए एनवायरनमेंट जो है वो जरूरी होता है, कि कोई भी एप्लीकेशन होती है उसके लिए उसका जो लॉन्च एनवायरनमेंट होता है वो कुछ फिक्स होता है, और वो लॉन्च एनवायरनमेंट तो डेवलपर जब एप्लीकेशन बनाता है तभी वो डिसाइड कर लेता है कि भाई मेरी एप्लीकेशन में मैंने कुछ ऐसी कोडिंग कर रखी है जो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेगी, दूसरे पे काम नहीं करेगी। तो जब हम माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, अगर हमारा एनवायरनमेंट ही सेम हो जाए दोनों डेटा सेंटर पर, तो मेरी माइग्रेशन प्रोसेस आसानी से मूव भी हो जाएगी और एप्लीकेशन 100% चलेगी भी सही। डॉकर का इंट्रोड्यूस इसलिए हुआ कि बेसिकली यहां पर एक मैं आपको बता देता हूं। Why we are learning Docker? The first thing, Docker gives you a virtual OS environment. Docker आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम का एनवायरनमेंट दे रहा है। माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन रन ऑन आइसोलेटेड एनवायरनमेंट। जब आप माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो उनको एक आइसोलेटेड पैक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। डिलीवर द एप्लीकेशन फास्टर, नो नीड टू वरी अबाउट प्रोडक्शन एंड टेस्ट रिलीज फेलियर। ठीक है ना? नाउ यू कांट से हे इट इज वर्किंग ऑन माय लोकल बट नॉट श्योर इफ इट इज वर्किंग ऑन द प्रोडक्शन टेस्ट। कई बार क्या होता था, पहले के टाइम में जब ये डॉकर वॉकर नहीं होते थे तो डेवलपर अपने सिस्टम पे तो चला के दे देता था, और वो वो प्रोडक्शन पे फेल हो जाती थी एप्लीकेशन, वो टेस्ट पे चलती नहीं थी, प्रोडक्शन पे फेल नहीं होती थी। और बॉस उनको बोलते थे कि भाई क्या हो रहा है, बोले सर मेरे इसमें तो चल रही है, आपके सर्वर में दिक्कत है, आपके आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम है। तो बहुत सारा जो टाइम कंज्यूम होता था, बहुत सारा प्रोडक्शन जो टाइम है होता था, ये वेस्ट हो जाता। डॉकर आने से क्या हुआ, डॉकर आपको एक आइसोलेटेड ओएस एनवायरनमेंट दे रहा है। तो जो एनवायरनमेंट आपके पास लोकली है वो के वो एनवायरनमेंट प्रोडक्शन पे भी वही होगा। अगर आपकी एप्लीकेशन लोकली चल रही है तो गारंटीड 101% वो प्रोडक्शन पे भी चलेगी। क्यों? क्योंकि बोथ एनवायरनमेंट हैव सेम आइसोलेटेड एनवायरनमेंट। ठीक है? Docker gives you a guarantee of same development environment on all three phases. अगर आप डॉकर पे काम करेंगे तो डॉकर आपको क्या गारंटी दे रहा है, बेसिकली बिकॉज हम कंटेनर्स के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली जो कंटेनर का इमेज होगा हमारे पास, वो कि वही इमेज हम हर जगह पे भी वही इमेज हम डिप्लॉय करेंगे। ठीक है ना? तो बेसिकली ये हमारा एक ओवरऑल बात थी डॉकर से रिलेटेड। अब डॉकर को कौन कौन लोग यूज करते हैं? डॉकर को यूज करते हैं डेवलपर लोग, चाहे वो फ्रंट एंड इंजीनियर हो चाहे बैक एंड इंजीनियर हो। इनका काम ही होता है कि भाई एप्लीकेशन को बनाओ, मगर किसमें? कंटेनर्स के थ्रू। अभी तक आपने एप्लीकेशन सारी बनाई मगर आपने कभी भी कंटेनर के साथ एप्लीकेशन नहीं बनाई। तो जब कंपनीज में आप जाओगे ना तो बेसिकली इट इज मैंडेटरी टू हैव अ नॉलेज ऑफ डॉकर एवरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। If you are a front end engineer or back end engineer, it is required that you must know Docker, because क्योंकि एप्लीकेशन आप बना रहे हो और उस एप्लीकेशन को बनाओ, और अभी तक आपने एप्लीकेशन बनाई मगर वो काय पे बनाई? होस्ट पे बनाई। आपने डायरेक्टली टर्मिनल खोला है, npm इंस्टॉल और नोट नेक्स्ट.js आपने इंस्टॉल कर लिया, डायरेक्ट किया ना, तो वो सही तरीका नहीं। सही तरीका क्या है? आपको नेक्स्ट.js का कोई प्रोजेक्ट चलाना है, कोई एप्लीकेशन चलानी है, पहले कंटेनर लॉन्च करो और उस कंटेनर के अंदर आप अपना काम करो, ताकि अगर वो कंटेनर के अंदर चल गया सक्सेसफुली तो उस कंटेनर को मैं इजीली एक जगह से दूसरी जगह 2 सेकंड के अंदर शिप कर सकता हूँ। अगर वो आपका लोकली वो कंटेनर चल रहा है, आपकी एप्लीकेशन नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन अगर आपके डॉकर कंटेनर के अंदर चल रही है तो उस कंटेनर का मैं उस कंटेनर को मैं शिप कर सकता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी, विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम। समझ में आ रहा है ना? सो जो डेवऑप इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए डॉकर बहुत जरूरी है।
क्योंकि उसी का काम, डेवऑप इंजीनियर्स का ही काम होता है उन कंटेनर्स का बेसिकली क्या बना के, इमेज बना के देन दोबारा उसको शिप करना, माइग्रेट करना। एक डेटा सेंटर, आपके एक डेटा सेंटर पे एप्लीकेशन चल रही है, उसी एप्लीकेशन को आपको दोबारा किसी और डेटा सेंटर पे भी चलाना है, तो भाई वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? इजी कैसे हो पाएगा बेचारे डेवऑप इंजीनियर के लिए? वो इजी तब हो पाएगा जब आपने अपनी एप्लीकेशन को किसमें चला रखा होगा, कंटेनर्स के थ्रू चला रखा। जो लाइनेक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, डेटा साइंटिस्ट लोग होते हैं उनके लिए भी डॉकर बहुत मैंडेटरी है। डॉकर के क्या बेनिफिट्स हो गए? डॉकर का सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया एनवायरमेंट कंसिस्टेंसी। ठीक है, एनवायरमेंट कंसिस्टेंसी का मतलब ये हो गया कि आपके पास मान लीजिए दो सर्वर है, एक प्रोडक्शन सर्वर है और एक डेवलपमेंट सर्वर है। आपके डेवलपर लोग डेवलपमेंट सर्वर पे काम कर रहे हैं, अगर वो डेवलपमेंट सर्वर पर अगर आपकी एप्लीकेशन चल रही है तो गारंटेड वो किस पे भी चलेगी, प्रोडक्शन पे भी चलेगी, क्योंकि इन्वायरमेंट क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। कंसिस्टेंट मतलब अगर उबंटू 24 अगर डेवलपमेंट सर्वर पर है तो उबंटू 24 प्रोडक्शन सर्वर पर भी वही मिलेगा, सेम। कंसिस्टेंट मतलब सेम। ठीक है, शिप सॉफ्टवेयर फास्टर, ये मैंने आपको बता दिया कि आप इजीली एक डेटा सेंटर से दूसरे डेटा सेंटर में माइग्रेट कर सकते हो, शिप कर सकते हो। ठीक है ना, और बाकी यही चीजें हैं कि अब यहां पर हम थोड़ा सा आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं, कंटेनर आर्किटेक्चर और वर्चुअल मशीन आर्किटेक्चर। तो दो टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि वर्चुअल मशीन्स बनाई जाती थी और वर्चुअल मशीन्स के अंदर एप्स रखे जाते थे। ठीक है ना, तो उसके अंदर आपका ओरिजिनल हार्डवेयर होता है, जो सर्वर होते हैं वो एनीथिंग विच यू कैन टच एंड यू कैन पिक इज अ हार्डवेयर। तो जब आप सर्वर खरीदते हो, बेयर मेटल सर्वर खरीदते हो, उसमें कुछ भी नहीं होता है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता। तो फर्स्ट यू बाय द सर्वर, देन यू नीड टू इंस्टॉल द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, जैसे मैंने लैपटॉप खरीदा और इसके अंदर मुझे क्या इंस्टॉल मिला, मुझे विंडोज 11 मुझे कंपनी की तरफ से मिला। सो पहले हार्डवेयर हमें बाय करना होता है, उसके अंदर फिर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है, एंड देन होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप अपने, अगर आप डॉकर पे काम कर रहे हो तो आपको डॉकर इंजन इंस्टॉल करना होता है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर यहाँ से मैंने apt इंस्टॉल डॉकर डॉट डैश वाई, ये कमांड जैसे ही मैंने चलाई तो मेरा क्या हुआ, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैंने क्या इंस्टॉल कर दिया, डॉकर इंजन इंस्टॉल कर दिया। ठीक है ना, अब ये हम इसकी बात नहीं करेंगे कि यार ये वर्चुअल मशीन्स में होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में हाइपरवाइजर होता है और उसमें अलग अलग छोटी छोटी वर्चुअल मशीन्स होती है, क्योंकि ये अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज नहीं होता है। ये कहाँ यूज होता है, ये डेटा सेंटर्स में यूज होता है। जो डेटा सेंटर्स होते हैं ना, उस डेटा सेंटर को जो मैनेज करते हैं वो लोगों का काम है, वो बड़े बड़े सर्वर खरीदते हैं और उन सर्वर के रैम को वो डिवाइड करते हैं और वो सस्ते में मल्टीपल कस्टमर्स को बेच देते हैं। तो वहां पर हमें छोटे छोटे इंडिविजुअल क्या चाहिए होती है, वर्चुअल मशीन चाहिए होती है। जैसे बीपीएस के बारे में मैंने कल बताया था ना, बीपीएस क्या होते हैं, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, और वो क्या पड़ते हैं, सस्ते पड़ते हैं, और डेडिकेटेड सर्वर महंगे पड़ते हैं। तो ये डेटा सेंटर के अंदर वर्चुअल मशीन्स यूज की जाती है, जिसमें छोटी छोटी वर्चुअल मशीन्स बनाई जाती हैं, जिसके अंदर पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर कर दिए जाते हैं। जैसे इस इंफ्रास्ट्रक्चर में मान लीजिए 512 एमबी की रैम है ना, या 1000 जीबी की रैम है, तो 512 इसको मिल जाएगी, 512 इसको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये वर्चुअल मशीन्स जो है यूज होते हैं। वर्चुअल मशीन्स कौन कौन से यूज होते हैं, तो आपने नाम सुना होगा VMware। ठीक है ना, VMware का नाम सुना आपने, क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर एंटरप्राइज। तो ये VMware जो है ये वो कंपनी है जो कि क्या बनाती है, वर्चुअल मशीन्स बनाती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेवऑप इंजीनियर के काम का नहीं है VMware। डेवऑप इंजीनियर के काम का तो सिर्फ एक ही है भाई, डॉकर। क्योंकि डॉकर आ चुका है, अब आ चुका है, तो सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर डॉकर पे मूव कर रहे हैं, अब वो वर्चुअल मशीन पे यूज नहीं करते। वर्चुअल क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर वर्चुअल मशीन्स यूज होती है, मगर आपको नहीं बनानी होती, वो डेटा सेंटर खुद ही बना के दे देते हैं। आपको तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड निकालना है, ओटीपी डालना है और उनको पैसा देना है, बाकी सब दे देंगे वो आपको। वो क्लाउड इंजीनियर्स का काम है। ठीक है ना, इन वर्चुअल मशीन। तो VMware, वर्चुअल बॉक्स, VMware ओरेकल ने बनाया वर्चुअल बॉक्स,
ओरेकल ने क्या बनाया, वर्चुअल बॉक्स। ये सारे सॉफ्टवेयर वर्चुअल मशीन्स के लिए हैं, ठीक है ना, बट ये हमारे काम के नहीं, ये डेवऑप इंजीनियर के काम के नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ डेटा इंजीनियर्स, डेटा जो सेंटर संभालते हैं, जो नेटवर्क इंजीनियर्स होते हैं, डेटा सेंटर इंजीनियर्स होते हैं, ये उनके काम का है। तो हमारे काम की जो चीजें हैं वो बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरे पास होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरे पास मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर विंडोज 11 है, विंडोज 11 के अंदर मैंने WSL किया। अगेन आई विल कंसीडर WSL एज माय host operating system. You have to consider it. Okay, WSL is my host operating system. In that host operating system, I will install Docker engine with the help of apt install docker.io. तो जिस दिन आपने apt install docker.io कर लिया, इसका मतलब आपने क्या इंस्टॉल कर लिया, you have installed the Docker engine. And if you have a Docker engine, what you can have multiple applications. And how you can have multiple applications? For that, you need to understand the Docker architecture. So in the Docker architecture we have three components. Docker architecture के अंदर हमारे पास तीन component, Docker client, Docker daemon and Docker registry. So registry is website, है ना, ये registry क्या है, एक website है, और उस website का नाम है, बताओ, hub.docker.com. So ये जो registry है, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम है hub.docker.com. दिस इज एक्चुअली योर डॉकर रजिस्ट्री, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, डॉकर रजिस्ट्री। ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, वेबसाइट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और इस रजिस्ट्री पर क्या स्टोर होती हैं, इमेजेस, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक कंपैरिजन करने के लिए मैंने बताया था गिटहब से, है ना। आप दो टैब खोल के रखो, एक में hub.docker.com खोल लो और पड़ोस में गिटहब खोल के रख लो, तो दोनों को समझो। भाई गिटहब क्या करता है, सोर्स कोड को स्टोर करता है। ये hub.docker.com क्या कर रहा है, ये इमेज को स्टोर करता है। दोनों का काम स्टोर करना है, मगर एक कर रहा है सोर्स कोड स्टोर और दूसरा कर रहा है इमेजेस, ठीक है ना। सोर्स कोड छोटे मोटे होते हैं, छोटे मोटे मतलब 5-10 MB, 15 MB, 20 MB। सोर्स कोड किस में स्टोर होते हैं, MBs में, और ये इमेजेस होती है GBs में, ठीक है ना। आप जब लैपटॉप फॉर्मेट करवाते हो, वो पेन ड्राइव में जो OS डालता है, उस OS की कभी आप साइज देखना, उस इमेजेस की, वो जनरली वो 1 GB से ऊपर की होती है, 1 GB, 2 GB, 4 GB, वो डिपेंड करता है आपको कौन सा OS इंस्टॉल करना चाहते हो। या आप यहाँ GPT से भी पूछ सकते हो, लिस्ट डाउन द OS, डिफरेंट OS साइज इमेज, है ना। GPT से मैंने पूछा कि भाई मुझे एक ऐसी लिस्ट बताओ जिसमें मुझे अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम की साइज पता चल जाए। तो आप देखना, कुछ ऐसे OS भी होते हैं जिनकी फाइल साइज बहुत कम होती है, जैसे अल्पाइन करके है, बताऊंगा अल्पाइन के बारे में भी। डेबियन स्लिम है जो कि लगभग 27 MB के आसपास है, मगर उबंटू और फेडोरा जो है वो बिगर है, बिगर मतलब 1-8 GB से ऊपर ही होगा, ठीक है ना। तो इस हब का काम क्या है, इमेज स्टोर करना। अब मान लो उबंटू होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं, किसी ने उबंटू को स्टोर किया होगा, तो यहाँ पर आप जाओ, उबंटू आप लिखो और ये उबंटू की इमेज पर आप आ गए, ठीक है। ये उबंटू की हमारी ऑफिशियल इमेज आ गई, और इस, एक मिनट में यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। और यह साइज इसकी कमी है, बट मान के चल सकते हैं साइज हमारी ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारी इमेज है। So hub.docker.com is a website which store OS image. समझ में आ गया कि hub.docker.com क्या है, एक वेबसाइट है जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेजेस को स्टोर करता है। इट डजंट स्टोर द कंटेनर्स,
ठीक है ना, समझ में आया। सो यहाँ पर इस रजिस्ट्री पर क्या स्टोर होंगी, इमेजेस स्टोर होंगी, कंटेनर नहीं होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप ये आप देखिए, इस इमेज को हम केयरफुली देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास इमेज है, ये इमेज को हमें लोकली हमारे सिस्टम पे लाना होगा, डाउनलोड करना होगा। ये है ना, ये येलो लाइन ये डाउनलोड की है ना, जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो आपके पास आ जाएंगी। और अगर आपके पास इमेज आ गई है तो उस इमेज से आप क्या बना सकते हो, कंटेनर बना सकते हो। और कंटेनर से रिवर्स इमेज भी आप बना सकते हो। ठीक है ना, इमेज से मैं क्या बना सकता हूँ, कंटेनर बना सकता हूँ, और कंटेनर से मैं रिवर्स इमेज भी बना सकते हैं। ठीक है ना, ये आपको बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। इसकी अगली शीट पर, ये वाली शीट पर आप देखना, ये एरो लिखे हुए हैं, ये 2 एरो। इन एरो से क्या मतलब समझ में आ रहा है, ओएस। अगर आपके पास इमेज है तो इमेज से आप क्या बना सकते हो, कंटेनर बना सकते हो। और इस एरो का क्या मतलब हो गया कि अगर आपके पास सर कंटेनर है तो कंटेनर से आप रिवर्स भी कर सकते हो, कंटेनर से आप आगे इमेज भी बना सकते हो, और उन इमेजेस को दोबारा आप रजिस्ट्री पे भी भेज सकते हो। तो कहानी कहां से स्टार्ट होती है, डॉकर रजिस्ट्री से। रजिस्ट्री पर क्या पड़ी हुई है, इमेजेस। इमेजेस को लाके आपको रखना होता है, और उन इमेजेस से आपको क्या बनाना होते हैं, कंटेनर्स। और एक बार कंटेनर बन गए तो फिर आप ये भी कर सकते हो कि कंटेनर से आप इमेज बना लो और इमेज को दोबारा रजिस्ट्री पर भेज दो। तो ये फ्लो आपको देखना है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो मैं आपको आने वाले लेक्चर में यही सिखाऊंगा इसी शीट से। ये सबसे पहला मकसद क्या होगा हमारा, रजिस्ट्री से इमेज को लाके देखने का। इतना सा पार्ट देखेंगे हम, इतना सा पार्ट के रजिस्ट्री पे भाई इमेज पड़ी हुई है और इमेज को मुझे डाउनलोड करके लाके रखना है। क्योंकि ये वाली इमेज ये है कि रजिस्ट्री पर इमेज पड़ी हुई है, उसको लाके रखना है। ये देखो ना, 1 2 3 ये पता चल रहा है ना कि रजिस्ट्री से कोई इमेज आई और मेरे पास कितनी इमेजेस पड़ी हुई है, 3 इमेजेस पड़ी हुई। चलो वन बाय वन हम देखते हैं। तो डॉकर को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये डॉकर इंस्टॉल हो रहा है। तो आपके लिए डॉकर अगर आपको सीखना है तो एक ये वाली शीट, ये वाला डायग्राम, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब जिसने इस डायग्राम को समझ लिया वो डॉकर 100% वो एक्सपर्ट हो जाएगा, है ना। इसके अंदर मैंने सारी चीजें मेंशन कर रखी है। तो चलो मैं अब आपको ये सिखाने वाला हूं कि भाई रजिस्ट्री है और रजिस्ट्री से मुझे कोई इमेज लाके लोकली रखनी है। ठीक है ना। सो यहां पर हम गए, सबसे पहले इस डायग्राम को देखा। ये ये वाला जो पार्ट है इसमें कुछ इमेजेस आपके पास लोकली अवेलेबल है। ये जो इमेजेस है ना आपके पास लोकली पड़ी हुई, ये इमेजेस आपके पास नहीं है, ये कहां पर है, रजिस्ट्री पर है, इंटरनेट पर है। तो सबसे पहले आई वांट टू चेक हाउ मेनी इमेजेस राइट नाउ आई हैव। सो हाउ टू चेक, हाउ टू चेक हाउ मेनी इमेजेस यू हैव लोकली। समझ में आ गया। ये दिख रहे हैं, ये वाली इमेज दिख रही है, इसके अंदर ये जो 3 डिस्क पड़ी हुई है ये बेसिकली क्या है, कुछ इमेजेस हैं जो आपके पास लोकली पड़ी हुई है। ठीक है ना। तो यहां पर देखते हैं, उसके लिए कमांड है डॉकर इमेज एलएस। कमांड क्या है, डॉकर इमेज एलएस। जैसे ही मैं एलएस करूंगा देखो एक भी इमेज नहीं है मेरे पास। अब इमेज कहां है, इमेज कहां मिलती है हमेशा, रजिस्ट्री पर। शुरुआत किससे करेंगे, उबंटू से। तो आपको हब पे जाना है, hub.docker.com पे जाना। आप चाहो तो साइन अप वाइन अप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे पहली इमेज हम यूज करेंगे किसकी, उबंटू की। ठीक है, उबंटू की। अब उबंटू में यहाँ पर बहुत सारे आएंगे, इसमें से आप ये वाली यूज कर लेना। वेरीफाइड यूज कर सकते हो, ऑफिशियल यूज कर सकते हो। मुझे ऑफिशियल इमेज बताओ, तो ये रही मेरी ऑफिशियल इमेज। तो ये देखो, तो इमेज का नाम क्या है, उबंटू। इमेज का नाम उबंटू है, और ये उसके वर्जन है, ये सारे उसके वर्जन है। ठीक है ना, वर्जन को बोला जाता है टैग्स भी बोला जाता है। तो मुझे उबंटू का कौन सा वर्जन चाहिए, 24 चाहिए कि लेटेस्ट चाहिए कि नोबल चाहिए कि डेवल चाहिए कि जेमी चाहिए, मतलब वो अलग अलग वर्जन होते हैं।
जैसा उबंटू के वर्जन होते हैं ना कि भाई 23, 24, 25, तो उनमें भी कुछ कुछ टैग्स दे दिए गए। तो मुझे मुझे चाहिए उबंटू का लेटेस्ट। समझ में आया? मुझे उबंटू का कौन सा चाहिए? जेमी। ठीक है, तो मैं अब आपको वो कमांड बताने जा रहा हूं जिसके थ्रू हम इंटरनेट से डाउनलोड करके लोकली रखेंगे। अगेन इस इमेज को केयरफुली देखना आप। यहां पर ये वाली इमेज कहां पर पड़ी हुई है अभी? ये 3 डिस्क कहां पर है? रजिस्ट्री पर। इसका मतलब ये इमेज ये पड़ी हुई है। ये जो इमेज है ये आपके डायग्राम का ये वाला हिस्सा है, और इसको ला के मुझे कहाँ रखना है? लोकली। लोकली मतलब यहाँ कि मैं जैसे ही मैं डॉकर इमेज एलएस करूं तो मुझे दिखाई दे जाए। तो मेरी इमेज कहाँ आ गई? लोकली आ गई। तो यहाँ पर हम करेंगे डॉकर इमेज पुल। डॉकर इमेज पुल। व्हाट मीन्स पुलिंग? पुलिंग मीन्स टू डाउनलोड, और पुश मतलब टू अपलोड। तो पुल का मतलब क्या होता है? डाउनलोड करना। तो मुझे कहां से कहां डाउनलोड करना है भाई? रजिस्ट्री से मुझे क्या करना है? पुल करके लोकली रखना है। समझ में आया? इस डायग्राम को देखना फिर से। रजिस्ट्री पर कितनी इमेजेस पड़ी हुई है? मल्टीपल। एक उबंटू की होगी, एक फेडोरा की होगी, एक काई की होगी, एक काई की होगी, एक काई की होगी। हजारों इमेजेस करोड़ों लोगों ने अपलोड कर रखी। मुझे उसमें से एक इमेज लाके अपने लेवल पर रखनी है। कौन सी? उबंटू की। तो डॉकर इमेज पुल, और इमेज का नाम उबंटू। ये इमेज का नाम आपकी रजिस्ट्री से मैच होना चाहिए। ये रजिस्ट्री पर ये आप देख लेना, ये रजिस्ट्री के ये मैच होना चाहिए। ये उबंटू ये यहाँ से मैच होना चाहिए। ठीक है, आप उबंटू, उसके बाद कोलन, और आपका टैग नेम। क्या आपको लेटेस्ट चाहिए, कि जेमी चाहिए, कि नोबेल चाहिए, कि ये टैग आपको कहाँ मिलेंगे देखने को? यहाँ मिलेंगे। ठीक है ना? तो मान लीजिए मेरे को कौन सी चाहिए? लेटेस्ट चाहिए। ये मैं ले लेता हूँ जेमी। ठीक है ना? तो यहाँ से उबंटू कॉलन जेमी। ठीक है ना? ये जैसे ही मैंने किया, और अब आप देखना, अब सबसे पहले जेमी पुलिंग आ गया ना? तो जैसे ही आपने इंटर किया इस ब्लैक टर्मिनल पर, ये फ्लो आपको समझना होगा कि जैसे ही आपने डॉकर इमेज पुल किया, तो आप कमांड कहां से टाइप कर रहे हो? क्लाइंट से टाइप कर। क्लाइंट से ये ब्लैक टर्मिनल क्या है? इट इज डॉकर के 3 कंपोनेंट है, डॉकर क्लाइंट, डॉकर डीमन, और डॉकर रजिस्ट्री। ये जो ब्लैक विंडो है, ये ब्लैक विंडो इज अ पार्ट ऑफ डॉकर क्लाइंट. So with the help of client, I can type Docker commands, and this Docker command will read by Docker daemon, and it will check whether the image is available or not, whether the image is locally available or not. If it is not available, then pull from remote. समझ में आ गया ना? तो डॉकर डीमन, जब भी आप कोई कमांड चलाते हो, डॉकर डीमन उस कमांड को पहले तो चेक करेगा कि भाई लोकल है कि नहीं है। जैसे घर में अगर कुछ शक्कर खत्म हो जाए, चाय खत्म हो जाए, घर में आप किचन में चेक करोगे कि भाई है कि नहीं है। तो मार्केट से लाओगे क्या? नहीं लाओगे। आपके पास घर में प्रॉपर आइटम्स हैं, तो आप क्या डबल बाय करोगे क्या? नहीं करोगे। सो फर्स्ट व्हाट योर मदर will generally do, it will check the kitchen whether the required item is available in the kitchen or not. If it is not available, then she will go to the market and buy. समझ में आ रहा ना? तो डॉकर डीमन भी आपके आपके मम्मी की तरह है, जो पर्टिकुलर किचन को मैनेज कर रही है, या यहाँ पर इन सिस्टम्स को चेक कर रही है कि भाई जिस चीज की आपको जरूरत है, क्या उसको रजिस्ट्री से लाने की आवश्यकता है, कि लोकली हमारे पास पड़ी हुई है, तो फिर मैं क्यों लाऊं? समझ में आ रहा है? सो डॉकर डीमन, इट विल चेक योर रिक्वायर्ड कमांड्स। वो जो कमांड है उनको चेक करेगी और उसके हिसाब से एक्शंस लेंगी। सो डॉकर डीमन जो है, उस कमांड को आपने जो ब्लैक टर्मिनल पे जो कमांड टाइप करी क्लाइंट से, उसका उस कमांड को किसने रीड किया? डॉकर डीमन ने रीड किया। कौन सी कमांड? डॉकर इमेज पुल, देन उबंटू कॉलन जेमी। इस कमांड को किसने रीड किया? डीमन ने। और डीमन ने जाके सबसे पहले तो लोकली चेक किया, लोकली उसको मिला नहीं, तो फिर तो उसको मार्केट से खरीद के लाना पड़ेगा। उसको रजिस्ट्री से वो लेके आया, फिर उसको रजिस्ट्री से लाया, डाउनलोड करके अब वो रखने का काम करेगा, है ना? आपके आपके मदर गए मार्केट, सामान ला के उसको किचन में ला के क्या करेंगे? रखेंगे ना, कि डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे? भाई जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे। अगर वो दाल खरीद के लाए हैं तो लाके वो कहाँ रखेंगे? सबसे पहले लाके किचन में रखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि लाके ना डायरेक्ट दाल बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्या है?
क्या होता है जनरली बताओ ना, हर चीज का रियल लाइफ से कनेक्शन है। वो मार्केट से रिक्वायर्ड आइटम लेके आएंगे, किचन में लाके प्रॉपरली रख लेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी ये होता है कि इमेजेस को लाएंगे इंटरनेट से लाके, वो जो है डॉकर डीमन उस इमेज को लोकली रख देगा। फिर आप जैसे जैसे कमांड हिट करोगे वो उस हिसाब से उन इमेजेस का क्या बनाएगा, अप्रोप्रिएट कंटेनर। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो ये आके डाउनलोड करके रख दिया। अब मैं यहाँ से फिर अगेन डॉकर इमेज ls आगे इमेज, इतना पार्ट मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। ये वाला पार्ट, ये वाली इमेज देखना है, इसमें से ये वाला पार्ट। ये इमेज कहाँ थी आपकी, रजिस्ट्री पर। रजिस्ट्री से इमेज आके आपके पास कहाँ पर आ चुकी है, लोकली आ चुकी है। ठीक है ना। और आगे हम देखेंगे धीरे धीरे। यहाँ पर इमेज आपके पास यहाँ पड़ी हुई है। अब दूसरी इमेज ले लेते हैं फेडोरा की। ठीक है ना। तो फेडोरा की भी इमेज हमें रजिस्ट्री पर मिल जाएगी। तो आप जाके सर्च कर लेना फेडोरा। फेडोरा Fedora is also a Linux operating system. It is another variation, another distribution. अलग अलग वेरिएंट है। ठीक है ना, अलग अलग वेरिएंट है। तो फेडोरा इज अनदर वेरिएंट। सो फेडोरा, अब फेडोरा इमेज का नाम तो फेडोरा है, मतलब इसके टैग्स कौन कौन से अवेलेबल है, 42, 43, लेटेस्ट, रॉ हाइड, ये अलग अलग इसके क्या है, टैग्स हैं वर्जन से। सो विच वर्जन यू वांट, आई वांट फेडोरा latest, I want Fedora 42, I want Fedora 45, Fedora colon 45, Fedora colon latest, Fedora colon rawhide। तो जोन सा आपको चाहिए वो आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो डॉकर इमेज पुल Fedora colon I'll use latest। ठीक है ना। और यू कैन यूज, वहां चेक करना है, मे बी 43 कॉलन 43। सो कॉलन के बाद आपको क्या लिखना है, हमेशा टैग नेम। तो टैग आपको वर्जन से यहां से पता चलेगा, तो आप स्क्रीनशॉट देके हाईलाइट करोगे, सर दिस इज टैग्स और दिस विल रिप्रेजेंट दिस कमांड, दिस पार्ट, एरो करके आप बताओगे, हर चीज आपको एक्सप्लेन करना। अगेन यहाँ पर देखो, जैसे ये कमांड मैंने चलाई, उसके 2-3 सेकंड ये यहाँ पर रुकता है। यूं नहीं है कि जैसे कमांड चलाई तुरंत डाउनलोड चालू हो गया, वो 1 सेकंड रुकता है और उसके बाद डाउनलोडिंग चलती। तो वो 1 सेकंड रुकने में वो कर क्या रहा है, वो चेक कर रहा है, किचन में जाके चेक कर रहा है कि भाई जो चीज हमें चाहिए वो है कि नहीं है, तो मैं मार्केट से परचेस करके ना लाऊं। ठीक है ना। तो यहाँ से वही हो रहा है कि डॉकर क्लाइंट में आपने कमांड हिट करी, वो कमांड किसने रीड करी, डीमन ने। डीमन सबसे पहले जाएगा अपने किचन में चेक करेगा, या आपके लोकली चेक करेगा। वो इमेज अगर नहीं हुई तो फिर कहाँ से लाएगा, रजिस्ट्री से लाएगा। रजिस्ट्री से लाने के बाद उसको रख देगा, इमीडिएटली यूज नहीं करेगा, रख देगा। तो ऐसे इमेजेस आती जाएंगी, है ना, मल्टीपल इमेजेस आती जाएंगी। ये देखो आ गई। अब मेरे पास कितनी इमेजेस मैंने पुल करी, तो उबंटू और फेडोरा। उनको चेक करना है डॉकर इमेज ls। अब डॉकर के अंदर 2 कमांडें होती है हमेशा, लॉन्ग कमांड एंड शॉर्ट कमांड। ये बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, डॉकर सपोर्ट 2 कमांड टाइप्स। सबसे पहली एक कमांड होती है लॉन्ग कमांड और दूसरी होती है शॉर्ट कमांड। ठीक है ना। तो ये डॉकर इमेज ls इज अ लॉन्ग कमांड, और इसी का शॉर्ट कमांड डॉकर इमेजेस। सो जैसे इमेजेस क्लिक हो गए तो इसका आउटपुट भी एग्जैक्टली वही आएगा, डॉकर इमेजेस। दोनों का आउटपुट सेम है। तो ये ध्यान रखना, डॉकर के अंदर सर एक लॉन्ग कमांड भी होती है और एक शॉर्ट कमांड। अभी आप बिगिनर हो तो आप लॉन्ग कमांड को भी अच्छी तरीके से याद करो और शॉर्ट कमांड को, एक बार लॉन्ग कमांड यूज कर लो, एक बार शॉर्ट कमांड यूज कर लो। सो यहाँ पर ये हो गई है बेसिकली। ठीक है ना। अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इमेज जो आपके पास आ चुकी है उस इमेज से कंटेनर कैसे बनाना है। ठीक है ना। आई विल टीच यू हाउ यू कैन क्रिएट अ कंटेनर फ्रॉम एन इमेज। ठीक है ना। सो यू हैव ए इमेज एंड विद द हेल्प ऑफ इमेज हाउ यू कैन डिप्लॉय अ कंटेनर। ठीक है ना। सो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर बता रखा है
देयर आर 4 अप्रोचेस बाय विच द कंटेनर कैन बी क्रिएट, है ना। तो अगर आपके पास एक इमेज है तो इस इमेज से कंटेनर बनाने के कितने तरीके हैं आपके पास? 4 तरीके। 4 में से कोई एक यूज करना है। मैं आपको चारों तरीके स्टेप बाय स्टेप ही बताऊंगा। उसमें से सबसे बेस्ट और सबसे प्रोफेशनल कौन सा यूज होता है वो भी मैं बताऊंगा। डॉकर कंपोज यूज होता है वो, बट पहले तो सारे तो तरीके सीख ले, और सबसे बेस्ट कौन सा है वो बाद में डिसाइड करेंगे। पहले तो मैं आपको बताऊंगा क्या कि किसी इमेज से कंटेनर कैसे बनाते हैं और कितने प्रकार से, कितने टाइप से हम कंटेनर बना सकते हैं। किसी भी चीज को करने का कोई एक तरीका नहीं होता है, उसके अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। जैसे मेरे ऑफिस पे आने का कोई एक रास्ता नहीं है, मल्टीपल रास्ते, यहाँ से भी आ सकते हो, वहां से भी आ सकते हो, यूं भी आ सकते हो, घूम के भी आ सकते हो, इस वाले स्टेयर से भी आ सकते हो, उधर पीछे वाले से भी आ सकते हो। किसी भी वर्क को करने के लिए कोई एक रास्ता नहीं होता, मल्टीपल वेज होता है। सिमिलरली इन डॉकर वी हैव, देयर आर 4 वेज बाय विच आई कैन क्रिएट अ कंटेनर फ्रॉम अ डॉकर इमेज, ठीक है ना। सो ये सारे हम कल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और आगे बढ़ेंगे।